हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरिओम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी टॉप साइंस पर। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नई क्लास है और इस नई क्लास के साथ हम 10th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 10th क्लास का जो चैप्टर है लाइट, प्रकाश, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइट यानी कि प्रकाश। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश। ये हमें देखना है कि जो प्रकाश होता है वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्रकाश की तरफ और अब बात करते हैं, एक जनरली बात करते हैं, सामान्य सी बात करते हैं कि जब रात होती है और जब दिन होता है, कि रात और दिन थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं हम यहाँ पर कि रात और दिन, यानी कि जब रात होती है, जब हम कुछ जो वस्तुएं हैं उनको सामान्य रूप से नहीं देख पाते। ठीक है, और जब दिन होता है, जब दिन के समय हम वस्तुओं को सामान्य रूप से नहीं, बहुत अच्छे रूप से देख पाते हैं कि उसका रंग कैसा है, वो किस प्रकार की है। तो ये क्या कारण है, किस कारण है। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, और यहाँ हम आसानी से नहीं देख पाते, आसानी से नहीं देख पाते। अब देखिए, एक सामान्य सी बात है, जब भी हम कहते हैं कि रात, जब भी हम कहते हैं कि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाती है कि अब कुछ नहीं दिखने वाला है। और हम कहते हैं कि अब दिन होने वाला है, तो हमें महसूस हो जाता है, हमारा माइंड यानी कि अंदर जो है, जो अपनी मस्तिष्क है, वो ऑटोमेटिक ही हमें जवाब देता है कि हाँ, अब हमें सब कुछ दिखाई देगा। तो एक सामान्य सी बात हो गई कि रात और दिन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दिन में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देती हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दिन में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देती हैं। तो ये जो दिखाई देती हैं, ये प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तो हमने क्या माना कि जो प्रकाश है इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो अब चलिए, बात यहाँ क्या आई कि हम कहाँ आकर रुके, प्रकाश पर आकर रुके। कहाँ आकर रुके, प्रकाश पर आकर रुके कि प्रकाश जो है उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश हमें किससे प्राप्त होता है, प्रकाश हमें प्राप्त होता है सूर्य से। किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है वो कैसे और किस प्रकार आता है। ये सारी कुछ चर्चाएं हम करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो देखिए, हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश किससे प्राप्त हो रहा है, सूर्य से। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। तो हम कह देते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश का और यहीं पर हम कह देते हैं ऊर्जा का। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो ये बात हमें समझ आ गई है, कि जो सूर्य है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ तो हम इतनी बात समझ पाए कि सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर। ठीक है, और उससे हमें क्या वस्तुएं दिखाई देती है। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रकाश है वो किस तरह और किस प्रकार से हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि जो सूर्य है
वो प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर। ठीक है, अब देखिए हम क्या कहते हैं कि कोई वस्तु है ना, कि एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये विभिन्न रंगों की क्यों दिखाई देती हैं, लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देती है ना, और ये ब्लैक क्यों दिखाई देती है। तो चलो इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक तरह से क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई वस्तु लाल रंग की, लाल, अब यहाँ आप कोई सा भी रंग कर सकते हो बजाय इन दो रंगों के, लाल, कोई वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है। ठीक है, कोई वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, इसके बारे में हम देखेंगे। नंबर क्वेश्चन 2 हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमें काली यानी कि ब्लैक दिखाई क्यों देती है। हम कह देते हैं कि कोई वस्तु हमें काली यानी कि ब्लैक रंग की, काले रंग की कह देते हैं या काली रंग की, काले रंग की क्यों दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई वस्तु हमें सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देती है। कोई वस्तु हमें सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है। ठीक है, अब ये बातें हमें देखनी है कि ये जो माइंड में जो क्वेश्चन उठते हैं हमारे, आखिर इनका कारण क्या है, आखिर इनका कारण क्या है कि कोई वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई देती है और कोई वस्तु हमें काले रंग की क्यों दिखाई देती है और कोई वस्तु हमें सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देती है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं कि इसको हम देखेंगे, क्वेश्चनों को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहता हूँ जो आपको समझ आनी चाहिए। देखिए मैं एक बार यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। देखिए ये क्या है, मान के चलिए ये कोई वस्तु है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, और इस वस्तु पर ये क्या है, सन, ये क्या है, सन यानी कि सूर्य है, ये सूर्य है। अब इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और जो वस्तुएं हैं उन सभी पर गिरता है। ठीक है, वस्तुएं हैं जो उन सभी पर गिरता है। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आई वो कहाँ पर गई, वो गई, जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हम किससे देखते हैं, आँख से देखते हैं। किससे देखते हैं, आँख से देखते हैं। तो वो कहाँ जाती है, वो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और परावर्तन होने के बाद परावर्तित होकर हमारी आँख में पहुँचती है और आँख की कहाँ, रेटिना पर, आँख पर कहाँ, रेटिना पर। इस यहाँ आँख की रेटिना होती है, क्या होती है, रेटिना, यानी कि आँख की रेटिना पर पहुँचती है। ठीक है, आँख की रेटिना पर पहुँचती हैं ये परावर्तित जो किरणें हैं। ठीक है, आपतित होकर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर आँख की रेटिना पर पहुँचती हैं और यहाँ से फिर क्या होता है कि यहाँ से ये संवेदनाएं, ये सूचनाएं, इनको हम क्या कह रहे हैं कि संवेदनाएं या सूचनाएं, ये जो सूचना मिलती है, ठीक है, ये मस्तिष्क में जाती है। कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है, यानी कि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसमें पहुँचती हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का जो चित्र बन रहा है, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है, मस्तिष्क में पहुँचती है। और मस्तिष्क में पहुँचने के बाद हमें पता लगता है
कि ये तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाएं पहुंचती हैं। मस्तिष्क में तंत्रिकाओं द्वारा विभिन्न तंत्रिकाएं हमारे शरीर में फैली हुई हैं, संपूर्ण शरीर में। तो वहाँ से जो सूचना है सारी मस्तिष्क में पहुंचती हैं तंत्रिकाओं द्वारा, और मस्तिष्क से हमें पता लगता है कि ये वस्तु कैसी है, किस प्रकार की है, इसका रंग कैसा है, ये लाल है, सफ़ेद है, हरी है, ये राम है, ये मोहन है, हम पहचान पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और जब हम वस्तु को देखते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जो प्रकाश किरणें हैं इनको हम क्या कह देते हैं कि प्रकाश किरणें। प्रकाश जो किरणें, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि प्रकाश जो वस्तु है, यहाँ सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं इनमें 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं जो हम देखते हैं। कि विबज्योर के माध्यम से हम उनको देखते हैं, विबज्योर के माध्यम से। तो यानी कि कौन कौन से रंग हो गए वो बात हम करेंगे वर्ण विक्षेपण में। ठीक है, यानी कि हम यहाँ कह देते हैं कि विबज्योर में वॉयलेट जो है, वॉयलेट है, एक तो इंडिगो है, इंडिगो है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, येलो है, ठीक है, ऑरेंज है और रेड है, तो ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ रंगों को ये वस्तु क्या कर लेती है, जब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ वस्तु पर आपतित हो रहा है तो इसमें से ये वस्तु जो है कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है और कुछ रंगों को क्या कर देती है, कुछ रंगों का परावर्तन कर देती है, उन्हें किरणों को परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुछ रंगों को अवशोषित कर रही है और कुछ रंगों को परावर्तित कर रही है। तो वो परावर्तित जो किरण है, वो परावर्तन रंग उसमें मिले हुए हैं, तो जिसके कारण हमें क्या दिखाई देती है, वो वस्तु विभिन्न रंग की दिखाई देती है। तो ये बात हमें समझ आ गई यहाँ तक। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि कोई वस्तु अगर लाल रंग की है, कोई वस्तु लाल रंग की, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि कोई वस्तु लाल रंग की है, तो वो हमें कैसे पता लग रहा है कि ये लाल रंग की है। तो देखिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु है, और हम क्या देख रहे हैं कि इस पर क्या प्रकाश की किरण आ रही है। ये क्या है, प्रकाश किरण है कि कोई वस्तु है और उस पर प्रकाश की किरण आ रही है। तो इसने क्या किया कि यह लाल रंग को, ये जो रंग है, ठीक है, इसने क्या किया कि सभी रंगों को अवशोषित कर लिया और लाल रंग को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। लाल रंग को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, कि हम कह सकते हैं कि यह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और लाल रंग को परावर्तित कर देती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें क्या दिखाई दे रही है, लाल रंग की दिखाई दे रही है। या हम कह सकते हैं कि हरे रंग की क्यों दिखाई देती है, तो वो सब रंगों को अवशोषित कर लेती है और बाकी जो हरा रंग है उसको परावर्तित कर देती है। वो परावर्तित होने के बाद हमारी नेत्र की रेटिना पर पहुंचता है और रेटिना पर पहुंचने के बाद मस्तिष्क में जो संवेदनाएं पहुंचती हैं उनसे हमें पता लगता है कि ये वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है। तो ये बात तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम जो देखा वो तो आपको समझ आ गई होगा कि हमने किस प्रकार इसको देखा है। अब उसी प्रकार हम बात कर लेंगे अगले, जो हमने जो एक क्वेश्चन देखे हैं, 3 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको कि कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है और कोई वस्तु हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देती है और कोई वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि जब हम देखते हैं तो इसका उत्तर लिखते हैं हम, इसका आंसर क्या लिखते हैं, कोई वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई देती है। हम लिख देते हैं क्योंकि वह लाल रंग को
परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है। इसलिए हमें वो क्या दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था कि कोई वस्तु हमें यानी कि यहाँ सफ़ेद ब्लैक ठीक है, यानी कि काली क्यों दिखाई देती है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि आंसर में लिख दें कि वह, क्योंकि वह, हम क्या देखते हैं कि क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, क्योंकि वो किसी रंग को परावर्तित ही नहीं कर रही, सभी रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि काला रंग तो हमने विबजियोर में देखा ही नहीं, तो वो हम देखेंगे कि रंग किस प्रकार बनते हैं, आगे नेक्स्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे रंगों के बारे में भी हम देखेंगे। तो फिलहाल तो हमें यही याद रखना है, क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अब बात करें हम किसकी, कि कोई वस्तु हमें सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। तो ये कारण हैं जो हमने देखे हैं कि कोई वस्तु हमें क्यों लाल दिखाई दे रही है और कोई वस्तु हमें सफ़ेद क्यों दिखाई दे रही है। तो इनको जो समझाया हमने, किस प्रकार समझाया, तो वो बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश है वो किस माध्यम में गति करता है, किस प्रकार गति करता है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि प्रकाश जो है वो कैसे गति करता है, किस पथ में गति करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश की, तो सामान्यतः सरल रेखीय पथ में गमन करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। तो वो कैसे नहीं करता, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश सरल रेखीय पथ में गति करता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, जो हमने लास्ट जो अब तक पढ़ा है। और अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश सरल रेखीय पथ में गति करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। अब देखिए, सरल पथ में तो गति कर रहा है, सरल पथ में तो वह गति कर रहा है। कि कैसे कर रहा है, देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जो प्रकाश है वो कैसे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए यहाँ हमने मोमबत्ती को जलाया, किसको जलाया? मोमबत्ती को जलाया, ठीक है। अब ये यहाँ से प्रकाश हुआ और यहाँ पर हमने ये कोई गत्ता, कागज़ का गत्ता, और इसमें क्या है? छेद है। इसमें क्या है? छेद है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, यहाँ से होते हुए इस छेद में से निकलकर इस छेद में, फिर इस छेद में। तो हम देखते हैं कि एक पथ में, सरल रेखीय पथ में गति कर रहा है, सरल रेखीय पथ में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, लेकिन सदैव नहीं करता। वो कैसे नहीं करता? मान के चलिए ये प्रकाश है, ठीक है। यानी कि हम कह रहे थे सूर्य का प्रकाश इस खिड़की से आ रहा है। किससे आ रहा है? इस खिड़की से।
होकर आ रहा है, ठीक है, इस खिड़की से होकर निकल रहा है। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक अवरोधक के रूप में कुछ भी लगा दिया, कोई वस्तु लगा दी, तो प्रकाश इससे टकरा कर इधर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति तो करता है लेकिन हमेशा नहीं करता। वो हम देखेंगे आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रकाश की जो घटना है कण के आधार पर और तरंग के आधार पर, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे अध्यावरण और विवर्तन जो क्रियाएं होती हैं, तो उनमें देखेंगे कि प्रकाश सरल रेखीय पथ में गति कैसे करता है और कैसे नहीं करता है। फिलहाल हमको ये बात याद रखनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए थे डी ब्रोगली। तो हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार जो प्रकाश है वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश जो है तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। ये बात हमें समझ आ गई कि यहाँ दो शब्द आए हैं, तरंग व कण। तो इनको हम समझेंगे। देखिए, हम प्रकाश की विभिन्न घटनाएं देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वो तरंग व कण के आधार पर ही हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। आने वाले जो चैप्टर चल रहा है, आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम डी ब्रोगली जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश है डी ब्रोगली के अनुसार तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। क्या करता है? प्रकाश नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, जो प्रकाश है जो तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। तो ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गई है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें हैं जो हमें जनरली याद रहनी चाहिए। और अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं और हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बातें हमें ज़रूर याद रखनी है। इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो किस प्रकार से है। विद्युत चुंबकीय प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार से है कि जब हम तरंगे पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की जो तरंग हैं, यांत्रिक तरंग है, ठीक है, और भी है रेडियो तरंग, जो भी हैं हम देखेंगे उनको कि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंग हैं उन्हें फैलने के लिए या संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति ही है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग ही है जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो वो क्या है? निर्वात है। वो क्या है? निर्वात, जहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश जो है, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है निर्वात में गमन करता है और इसकी चाल कितनी होती है? चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बातें हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और प्रकाश निर्वात में गमन करता है और इसकी जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो
सर्वाधिक किस में गमन करता है? निर्वात में, उसके बाद यानी कि द्रव्य में, और उसके बाद यानी कि गैस, और फिर हम देखते हैं कि ठोस किस में है? ठोस है। ठीक है, किस में है? ठोस में है। तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम बात करें कि प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, तो हम कह देते हैं कि सूर्य का प्रकाश, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। कितने टाइम में पहुंचता है? कि हम यहाँ लिख देते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। और अब यदि अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट और 30 सेकंड, ये लगभग में है भैया। किस में है? लगभग में। ठीक है, यहाँ भी क्या है? हम लगभग कह देंगे। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँचता है। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी कोई पूछ ले कि कितने टाइम में पहुंचता है, कब पहुंचता है। अब यदि अगर हम बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, तो हम कह देते हैं कि ऊष्मा विकिरण द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, तो हमें याद रखनी है ऊष्मा विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? ऊष्मा विकिरण द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है। अब यदि अगर हम बात करें कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा, उस प्रकाश है, वो कैसे बनता है, किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो हम कह देते हैं सूर्य के अंदर प्रकाश या ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का दूसरा रूप ही एक तरह से हम क्या करें? प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश से पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि सूर्य के अंदर प्रकाश नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो क्या है? जो प्रकाश है वो एक प्रकार से ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा है। क्यों है भैया? प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा क्यों है? प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा इसलिए है कि ऊर्जा है क्योंकि यह हमें किसका अनुभव कराती है? क्योंकि यह हमें किसी वस्तु का अनुभव या बोध कराती है। बोध कराती है, हम कह सकते हैं कि महसूस कराती है कि जब प्रकाश आता है तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है कि हाँ वहाँ कोई वस्तु है, तो हमें बोध हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या है? ये एक ऊर्जा है। तो ये तो बात हुई प्रकाश की कुछ जनरल बातें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं कि क्या कुछ और भी है। हाँ, कुछ और भी है प्रकाश के बारे में, वो हम देखते हैं। वो क्या है? चलिए अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं प्रकाश की जिसके कारण हमें वस्तु जो दिखाई देती है किस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ एक घटना, यानी कि हम परावर्तन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं?
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है रिफ्लेक्शन? तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए वो कैसे है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जाने कि परावर्तन है क्या। परावर्तन है क्या, एक तरह से हम समझे कि प्रकाश की किरण आई और टकरा कर किसी वस्तु से या किसी माध्यम से टकरा कर वापस लौट आना एक तरह से परावर्तन हो गया। यानी कि यहाँ से गया और वहाँ से टकरा कर वापस आया, एक तरह से परावर्तन हो गया। लेकिन ये तो एक समझने की बात हो गई सिंपल सी। आखिर होता क्या है वो हम देखते हैं। एक सटीक डेफिनेशन के माध्यम से या सही तरीके से हम देखें तो परावर्तन को किस प्रकार समझें, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि ये कोई दीवार है। क्या है? दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है, या हम कोई कह सकते हैं ये क्या है? माध्यम है। क्या है? माध्यम है। यहाँ आप मान लीजिए ये क्या है? सन है। क्या है? सन है। और यहाँ से प्रकाश किरण गई। क्या गई? प्रकाश किरण गई, ठीक है, प्रकाश किरणें गई और जाने के बाद ये किसी माध्यम से टकरा रही हैं। जाने के बाद किसी माध्यम से टकरा रही हैं और टकराने के बाद वापस लौटकर आ रही हैं। वापस लौटकर आ रही हैं। अब देखिए आप समझिए कि ये क्या है? प्रकाश किरण। क्या है? प्रकाश किरण। और यह भी प्रकाश किरण ही है। हम इसको क्या कह रहे हैं? प्रकाश किरण ही कह रहे हैं। प्रकाश किरण ही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये आ रही हैं तो इनको हम कह देते हैं आपतित। क्या कह देते हैं? आपतित कह देते हैं। अब ये टकराकर वापस लौट रही हैं तो हम इन्हें कह देते हैं परावर्तित। क्या कह देते हैं? परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि प्रकाश की किरण आई और किसी माध्यम से टकराई और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। एक तरह से ये घटना जो हुई इसको हम क्या कह रहे हैं? परावर्तन कह रहे हैं। क्या हो रहा है? परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है? परावर्तित हो रही हैं। तो प्रकाश किरणों का आना और किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये क्या है? परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें। किसकी डेफिनेशन कैसे लिखें? तो ये तो हमने समझ लिया। तो अब हम देखते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बनती है प्रकाश की। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, यानी कि हम कह देते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, अब जरूरी नहीं है कि सूर्य का ही प्रकाश हो, अपनी टॉर्च भी हो, लाइट भी हो, कुछ भी हो। तो चलो मैं यहाँ से सूर्य का तो हटा ही देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह, या हम कह सकते हैं इसको परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह या परावर्तक सतह से टकराकर, यहाँ सतह का अर्थ क्या है? पृष्ठ। अगर किसी को समझ नहीं आता तो हम पृष्ठ कहते हैं। से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है या गमन कर जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते
हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से या परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। तो ये तो हुई परावर्तन की डेफिनेशन की बात, किसकी डेफिनेशन की बात, जैसे और हमने डायग्राम के माध्यम से उसको समझा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कोई प्रकार हैं। हाँ, उसके प्रकार हैं। तो चलिए हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं कि हम लिखते हैं कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ठीक है, परावर्तन दो प्रकार से होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि परावर्तन की जो क्रिया है वो दो प्रकार से हो रही है। अब वो कौन कौन सी है? अगर नंबर 1 की बात करें हम, तो एक तो हो जाता है नियमित परावर्तन। कौन सा हो जाता है? नियमित परावर्तन। ठीक है, एक हो जाता है विस्तृत परावर्तन। कौन सा हो जाता है? विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो ये हमें समझना है कि नियमित परावर्तन हम किसे कह रहे हैं और विस्तृत परावर्तन हम किसे कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नियमित परावर्तन की। किसकी बात कर लेते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। अब देखिए, परावर्तन की ही घटना है। नियमित जो परावर्तन है वो परावर्तन की ही घटना है, लेकिन कैसे घटित होती है? कैसे घटित होती है? तो हम देखते हैं। देखिए, जब कभी हम किसी बाइक खड़ी है या कार खड़ी है, बाइक खड़ी है या कोई कार खड़ी है, उसका जो साइड का जो शीशा होता है, साइड का जो दर्पण होता है, जिसे हम दर्पण बोल रहे हैं, साइड का जो दर्पण होता है, हम देखते हैं कभी कभार हम ऐसी विशिष्ट स्थिति में खड़े होते हैं कि उस पर सूर्य का प्रकाश आता है तो वो सीधा हमारी आंखों पर अटैक करता है। ठीक है, हमें सीधा दिखाई देता है तो हमारी आंखें क्या होती हैं? खुल नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं? उसको जाकर थोड़ा सा बदल लेते हैं, उसकी जो दिशा है उसकी स्थिति को हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि वो हमारी आंखों तक सीधा ना दिखाई दे। अब देखिए ये मैंने क्यों बताया, एक उदाहरण दिया। अब वो कैसे दिया, अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए कि नियमित परावर्तन होता कैसे है। पहले हम इसको एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। कि हम कह देते हैं कि नियमित परावर्तन वह परावर्तन है, नियमित परावर्तन वह परावर्तन है जिसमें प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर या एक माध्यम से चलकर किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की समतल सतह या चिकनी सतह, या हम कह सकते हैं या चिकनी सतह से टकराकर एक विशिष्ट दिशा में उसी माध्यम भी कौन सा है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या गमन कर जाती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अब ये बात आपको कैसे समझनी है वो मैं आपको बताता हूँ।
नियमित परावर्तन कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि नियमित परावर्तन वह परावर्तन है जिसमें प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की समतल सतह या चिकनी सतह से टकराकर एक विशिष्ट दिशा में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या गमन कर जाती है, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो वो कैसे है, अब हम देखते हैं कैसे है। देखिए, हम डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई सतह है और ये जो सतह है कैसी है, चिकनी है। कैसी है भैया, चिकनी सतह है और समतल है। चिकनी हम कह देते हैं कि चिकनी समतल सतह या पृष्ठ, मैं सतह कह रहा हूँ, आप इसको पृष्ठ समझ लीजिए। मान लीजिए चिकनी समतल सतह, चिकनी समतल पृष्ठ कह देता हूँ, चलो चिकनी समतल पृष्ठ या चिकना समतल पृष्ठ, ठीक है, आप समझ जाना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये चिकनी है और समतल है, चिकनी है और समतल है। अब कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, ऐसे आती है और इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और एक विशिष्ट दिशा में लौटती है। अब वो विशिष्ट दिशा कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से ये आई और ये वापस लौट गई, और ये आई और ये वापस लौट गई। तो ये एक क्या है, एक नियमित परावर्तन है, एक नियमित परावर्तन है जो कि हमें अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि मेरे गाड़ी का जो साइड में शीशा वो होता है, दर्पण होता है बाइक या गाड़ी का, उसको समझाया, उसको लेकर। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी कभार हम तालाब के किनारे जाते हैं, ठीक है, या कभी कभार एक हमारे पानी का जो टब भरा हुआ होता है ना, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तेज़ धूप खिल रही है, दोपहर का समय है, तो हम कभी कभार ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो जो प्रकाश आ रहा है पानी पर पड़ रहा है, पानी की सतह पर पड़ रहा है। अब वो पानी की सतह कैसी है, समतल है, चिकनी है, ठीक है, हाँ, समतल चिकनी है। अब वो प्रकाश आया और उससे टकराकर वापस लौट रहा है उसी माध्यम में, ठीक है। हम देख रहे हैं कि फिर वो हमारे आंखों पर एक डायरेक्ट अटैक कर रहा है, जिससे हमारी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। तो हम एक बार आंखों को ऐसे झपकते हैं तो हमें महसूस होता है कि प्रकाश किरण हमारे आंखों तक तेज पहुंच रही है, ठीक है। अब यदि अगर हम उस दिशा को छोड़ दें, वह उस दिशा को विशिष्ट दिशा है, वो एक क्या है, विशिष्ट दिशा है, विशिष्ट, तो हम उसको दिशा को छोड़ दें और अलग हो जाएं, तो फिर हमें वो जो है अटैक प्रकाश किरण जो आ रही है, आपतित हो रही है, वो फिर हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये तो था कि नियमित परावर्तन क्या है, नियमित परावर्तन, ठीक है। अब आप देखिए, नियमित परावर्तन के लिए देखिए चिकनी सतह का होना आवश्यक है, समतल होनी चाहिए, समतल या चिकनी होनी चाहिए। अब जो इसमें आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, ये देखिए आप, यहाँ से जो परावर्तित किरणें हैं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं कि समांतर होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परावर्तित किरण कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। परावर्तित जो किरणें हैं समांतर होगी, ठीक है, समांतर यानी कि एक दिशा में जा रही है और सतह कैसी होती है, चिकनी व समतल पृष्ठ होता है। तभी क्या होता है, नियमित परावर्तन संभव है। जब भी अगर जो यह है ये पृष्ठ है, ये समतल व चिकना होना चाहिए, या फिर हम इसकी जगह किसी दर्पण को ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम इस घटना को देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सतह समतल होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, है ना। तो तभी क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हैं वो नियमित परावर्तन को दर्शा सकती हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, परावर्तन में नियमित परावर्तन की। किसकी बात हुई, नियमित परावर्तन की बात हुई। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे विस्तृत परावर्तन की।
तो चलिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रफ। और अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि नियमित परावर्तन को, किसको देख लेते हैं, नियमित। नंबर 2, नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, सॉरी, अब हम देख रहे हैं नंबर 1 तो हमने नियमित परावर्तन देखा, और अब हम देख रहे हैं विस्तृत परावर्तन। क्या देख रहे हैं, विस्तृत परावर्तन। नंबर 2 हम देख रहे हैं विस्तृत परावर्तन। तो अब हम पढ़ेंगे विस्तृत परावर्तन को पढ़ेंगे, ठीक है, किसको पढ़ेंगे, विस्तृत परावर्तन को पढ़ेंगे। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। किससे समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए रात हो रही है, और रात में क्या हो रहा है, रात में अंधेरा होता है, ये स्वाभाविक सी बात है, और हम कमरे के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं। तो हमें किसी वस्तु को देखना है, हमें किसी वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रही, तो हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं। तो मोबाइल की टॉर्च जलाने के बाद वो कहाँ जाता है, प्रकाश जो है, मोबाइल का प्रकाश जो है वो हम किसी दीवार पर लगाते हैं, तो पूरे कमरे में, पूरे रूम के अंदर फैल जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। और वहाँ से हमें कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं, सब कुछ, यानी कि सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो ये एक विस्तृत परावर्तन है, ठीक है। अब इसमें किसी सतह की, चिकनी सतह की, समतल सतह की तो आवश्यकता हो नहीं रही है कि भाई सतह, समतल सतह है, उस पर जाएगा प्रकाश और सीधा एक विशिष्ट दिशा में लौटेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें कुछ अलग ही हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। वो हम देखते हैं कैसे हो रहा है। तो पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, कि इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विस्तृत परावर्तन वह परावर्तन है जिसमें आपतित प्रकाश की किरण, हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें आपतित प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह या पृष्ठ से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या कहा हमने क्या कहा कि विस्तृत परावर्तन, यानी कि विस्तृत परावर्तन वह परावर्तन है जिसमें आपतित प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, एक खुरदरी सतह है। क्या है, एक खुरदरी सतह है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है, एक खुरदरी सतह या खुरदरी पृष्ठ, ठीक है, खुरदरी पृष्ठ है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ सन है मान लीजिए, और ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो हमने क्या कहा, अपनी परिभाषा में देखते हैं हम कि प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में, ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें, विभिन्न दिशाओं में, और खुरदरी सतह जो है वो, ये दो बातें इम्पोर्टेंट हैं जो विस्तृत परावर्तन है उसको घटित होने के लिए। अब आपतित जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है कि परावर्तन की क्रिया तो होगी, हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब परावर्तित होने के बाद वो क्या होती है कि इस प्रकार जा सकती है, नहीं जा सकती है भैया।
अब यहाँ से आई प्रकाश की किरण और वो इस प्रकार भी जा सकती है, जब हम खुरदरी सतह की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार जा सकती है। और कैसे जा सकती है, वो इस प्रकार भी जा सकती है, यूँ आई और यूँ चली गई, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि वो ऐसे आती है और ऐसे भी जा सकती है। तो ये क्या विभिन्न दिशाओं में फैल गई, कहाँ फैल गई, विभिन्न दिशाओं में फैल गई। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और परावर्तन होने के बाद या परावर्तित होकर वो विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। तो ये एक क्या है, ये एक हम देख रहे हैं विस्तृत परावर्तन की घटना है। तो आप विस्तृत परावर्तन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें खुरदरी सतह ज़रूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विस्तृत परावर्तन के लिए खुरदरी सतह ज़रूरी है। खुरदरी सतह होती है, ठीक है, खुरदरी सतह होती है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 की बात करें हम, नंबर 2 की बात करें हम तो इसमें जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें समान दिशा में नहीं होती, समान दिशा में नहीं होती, समान दिशा में नहीं होती कि वो एक दिशा में नहीं जा सकती, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी विस्तृत परावर्तन की जो घटना है। और उसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है। कमरे में अंधेरे कमरे में टॉर्च का जलाने पर, अंधेरे कमरे में टॉर्च का जलाने पर सभी वस्तुओं का दिखाई देना, ठीक है, सभी वस्तुओं का दिखाई देना है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि परावर्तित किरणें समान दिशा में नहीं होती और खुरदरी सतह पर होती हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये तो बात हो गई किसकी, परावर्तन के प्रकार की, परावर्तन के प्रकार की बात हो गई। अब आप देखिए एक बात जो है मैंने आपको नहीं बता पाया कि क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल में जो गैस के कण हैं, वायुमंडल में जो गैस के कण हैं वो क्या होते हैं कि गैस के कणों से टकराता है और टकराकर क्या होता है कि उसका प्रकीर्णन होता है, फैलता है प्रकाश। और जब फैलता है तो सर्वाधिक नीला जो रंग है वो सर्वाधिक क्या होता है, विसरित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में जो गैस के कण हैं, ठीक है, जो कण हैं उनसे टकराकर विसरित हो जाता है। और विसरित होता है यानी कि फैलता है तो सर्वाधिक नीले रंग का जो विसरित प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला। कैसे दिखाई देता है, नीला। अगर हम वायुमंडल से ऊपर चले जाएं तो आकाश हमें ब्लैक दिखाई देगा यानी कि काला दिखाई देगा। तो ये तो बात हुई परावर्तन की और परावर्तन के प्रकार जो हैं उनके बारे में। अब हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम को हम जानते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है। तो चलिए जब इतनी बातें कर ली हैं हमने तो हम परावर्तन के नियम को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं परावर्तन का नियम, इसको हम अच्छे से समझेंगे। परावर्तन का नियम, ठीक है। अब देखिए आप परावर्तन के नियम की कुछ शर्तें हैं, मान लीजिए आपकी कुछ शर्तें हैं, वो किस प्रकार हैं, कैसे हैं, उनको हम कैसे देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। क्योंकि हमने डेफिनेशन तो देख ली है। हमने डेफिनेशन क्या देखी है, हमने डेफिनेशन देखी है कि जब प्रकाश की किरण, हम क्या कह रहे हैं परावर्तन में कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे
माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये तो एक मैंने सामान्य सी बातें लिखी है। वैसे मैंने जो अच्छी जो डेफिनेशन है, बढ़िया जो एक तरह से बनती है, ये तो एक सामान्य रूप से समझने के लिए मैंने लिखी है कि अगर आपसे ओनली यही पूछा जाए कि परावर्तन का नियम क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि परावर्तन बताना कि परावर्तन क्या है ना भैया। अब परावर्तन बताएंगे जब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो परावर्तन बताना है हमको कि परावर्तन का नियम क्या है, लौट जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ये तो मैंने सामान्य सी बात लिख दी है, ठीक है। समझने के लिए तो मैंने काफ़ी समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम समझे कैसे, प्रकाश के परावर्तन को समझे कैसे। तो मान लीजिए, देखिए ये कोई सतह है, हम यहाँ देखते हैं कि ये कोई समतल पृष्ठ है, यानी कि समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये क्या है, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है एक। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ क्या है, सन है, ये क्या है, सन है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, सन है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, आ गई, ठीक है। आने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। अब देखिए ये जो माध्यम है, इसको हम कह देते हैं माध्यम 1, ठीक है, माध्यम 1, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसमें हवा है, माध्यम हवा, ठीक है। ये माध्यम 2 हो गया, माध्यम 2 में हमने क्या देखा है, समतल दर्पण है। ये एक किरण हो गई है, ठीक है, प्रकाश किरण। और ये बिंदु हो गया जहाँ पर ये जिस दर्पण के जिस सतह पर आपतित हो रही है, तो इसको हम ओ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओ कह रहे हैं। अब यहाँ से ओ बिंदु से टकराने के बाद, ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इस किरण को बी कह रहे हैं। अब इस दर्पण को हम क्या कह रहे हैं, पी कह दो आप, और इसको क्यू कह दें। एक सिरा पी और एक दूसरा सिरा क्यू, ठीक है। यहाँ पर अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, इसको हम अभिलंब कह देते हैं। अभिलंब यानी कि एन, इसको हम नाम दे दिया अभिलंब एन, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब एन है। तो अब देखिए आप, हम इसको कैसे समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश की किरण आई, और आने के बाद समतल दर्पण की जो चिकनी सतह है, यानी जो समतल दर्पण है, सतह है जो समतल, उससे टकराई, और टकराने के बाद वहीं से उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये परावर्तन की क्रिया हुई, आई और टकराकर वापस लौट गई, यानी कि परावर्तित हो गई। अब देखिए जो किरण आ रही है उसे हम कह रहे हैं आपतित किरण। क्या कह रहे हैं उसे हम, आपतित किरण। तो ये क्या हो गई, आपतित किरण। इसको हम क्या कह रहे हैं, आपतित किरण कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं इसे हम, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है, ठीक है, आपतन कोण बोल रहे हैं इसे हम। क्या बोल रहे हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस कोण को आपतन कोण आई, यानी कि ये क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य, इसको हम आर बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। इसे हम क्या बोल रहे हैं, परावर्तन कोण। तो इसमें से आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, देखते हैं और समझते हैं।
देखिए ये सूर्य का प्रकाश है और ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, जो कि हमने एक सतह के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में इसको लिया है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश यहाँ आया, यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरण यहाँ आई तो इन्हें हम कह रहे हैं आपतित किरण। और आने के बाद ये समतल दर्पण के किसी एक बिंदु, जिसे हम ओ कह रहे हैं, और ये जो आ रही है आपतित किरण, इसे हम ए कह रहे हैं, ठीक है, आई और यहाँ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये जो माध्यम है ये हवा है, ठीक है, और यहाँ माध्यम कौन सा है, यहाँ समतल दर्पण है, वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो हमने क्या देखा कि यहाँ लौटने के बाद ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। और अभिलंब जो है, जो कि जहाँ के दोनों, जहाँ जिस तल पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने अभिलंब डाला और अभिलंब को हम n कह रहे हैं। और अब देखते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण बन रहा है, जिसे हम r कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, r कह रहे हैं। तो ये तो घटना घटित हो गई। अब इसकी जो शर्तें हैं, जो नियम है, वो क्या कहते हैं, जो नियम है क्या कहता है, तो हम देखते हैं कि नियम नंबर, इसके दो नियम हैं। नियम नंबर हम देखते हैं नंबर एक में हम क्या देखते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होने चाहिए। तो नियम से पहले मैं कुछ बातें लिखता हूँ, उसके बाद हम नियम देखते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखिए ए क्या है, ए आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण। अब देखिए कोण, और यहाँ बी क्या है, बी परावर्तित किरण, जो कि मैंने पहले आपको बता ही दिया है डायग्राम में, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। और पी और क्यू, पी क्यू क्या है, पी क्यू है समतल दर्पण, ठीक है, और यानी कि परावर्तक सतह हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं, चलो यहीं देख लेते हैं। और ओ क्या है, ओ क्या है कि ए व बी, ऐसे लिख देता हूँ, ए कोमा बी व ओ का पथ है, ए बी व ओ का एन का पथ है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो है आई, जो है कोण आई, ये क्या है, आपतन कोण है। और कोण आर जो है परावर्तन कोण है, क्या है, परावर्तन कोण है। अब इसमें जो नियम है वो हम देखेंगे, ठीक है, जो नियम है वो हम क्या देखेंगे। तो मैं नियम को यहाँ लिखता हूँ और हम देखते हैं कि नियम किस प्रकार है। तो नियम होता है नंबर एक। नियम की बात करें तो नंबर एक हम देखते हैं कि आपतन कोण यानी कि हम लिख देते हैं कोण आई व परावर्तन कोण कोष्टक में लिख देता हूँ कोण आर, दोनों समान होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं अपने डायग्राम में, देखिए आपतन कोण आई ये जो बन रहा है, परावर्तन कोण आर, जितने डिग्री पे ये बनेगा उतने ही डिग्री पे ये बनेगा, जितने डिग्री पर ये बनेगा उतने ही डिग्री पर ये बनेगा। तो ये दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। ये तो हो गया, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, नियम है, ये क्या है, नियम है, ठीक है, नियम है। अब देखिए नियम नंबर 2 हम देखें कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण व
अभिलंब व अभिलंब तीनों एक पथ पर या बिंदु पर एक पथ पर होने चाहिए या होते हैं ऐसे लिख देते हैं, होते हैं। तो देखिए क्या देखा हमने कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक पथ पर हैं, और वो कहाँ, वो पथ क्या कौन सा है, ओ, वो पथ कौन सा है, ओ। तो ये बात हमने देखी, किसके बारे में देखा, परावर्तन के नियम के बारे में देखा। तो आपको समझ आ गया होगा कि परावर्तन का नियम क्या है। तो यहाँ तक हमने जो देखा है वो परावर्तन के बारे में देखा और प्रकाश की कुछ चर्चाएं की हमने, ठीक है। अब हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।